तो नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने ही YouTube चैनल जिसका नाम है NCERT शॉर्ट्स। ठीक है, NCERT शॉर्ट्स। और हम लोग बात करने वाले हैं अभी किसकी? करेंट अफेयर्स की। ठीक है, और वो भी जनवरी का करेंट अफेयर्स। ठीक, जनवरी का करेंट अफेयर्स अगर आप विजन का देखिएगा, ठीक है, तो उसमें आपको दिखेगा सेक्शन वाइज करेंट अफेयर्स। जैसे कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस का आपको करेंट अफेयर्स दिखेगा, उसमें 10-15 टॉपिक दिए हुए हैं। वहीं आप इकोनॉमिक्स का दिखेगा तो उसमें अलग 10-15 टॉपिक दिए हुए हैं। तो लगभग ऐसे ऐसे ना 15 सेक्शन है, 15 या 11, ऐसे 11 किसी में 11, किसी में 12, किसी में 15 ऐसे सेक्शन है। ठीक है, तो 11 सेक्शन है। ठीक, तो आप उसमें देखेंगे कि हर सेक्शन का अगर हम लोग वीडियो बनाए ना तो एक सेक्शन को खत्म करने में जैसे 5 बड़े बड़े क्वेश्चन है, ठीक है, उसके अलावा छोटे छोटे सारे न्यूज है। ठीक, तो पहले 5 बड़े न्यूज हैं, उसके बाद सारे छोटे छोटे न्यूज है। ठीक, तो इस तरह से हम एक अगर सेक्शन खत्म करते हैं तो 3-4 वीडियो लग जाएंगे, 3 से 4 वीडियो तो लग ही जाएंगे। क्योंकि अगर छोटे छोटे वीडियो होने चाहिए, अगर मैं एक ही को कवर कर दूं, एक ही वीडियो में सारा कवर कर दूं, तो एक लंबा आपको जो है वीडियो मिलेगा और शायद आप बोर हो जाए, देख भी ना पाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पार्ट वाइज भी करूँ, मेरे लिए भी थोड़ा आसान हो। एक बार में रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो 3-4 वीडियो लगेंगे। और अगर हम 11 सेक्शन की बात करें तो आप मोटा मोटी देखें तो 30 से 35 वीडियोस लग जाएंगे। ठीक है, तो एक सप्ताह के अंदर जो है मैंने ये टारगेट रखा है कि एक मंथ का आपको करंट अफेयर्स जो है वो करा दिया जाए। ठीक है, तो जनवरी का जैसा कि मैंने बोला था, फरवरी का, मार्च और अप्रैल का जो है करंट अफेयर्स रह गया था। मई का चल रहा है, जितना भी छूटा है उसको हम जल्दी कवर कर लेंगे। और जो जून का छूटा है उसको भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, वीकेंड पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है कवर किया जा सके, ऐसा मैं कोशिश करूंगा। देखिए, करंट अफेयर्स मैं आपका पूरा करवा दूंगा। ठीक, बाकी एक तरफ हिस्ट्री चल ही रहा है, ठीक है, तो उसको भी आप लोग देखेंगे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है अभी। चलिए, तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। ये जानकारी थी जो शुरू में आपको देनी थी। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है वो हमारा है सहकारिता यानी कोऑपरेटिव्स। हाल ही में हमारे जो गृह मंत्री हैं, ठीक है, हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, वही सहकारिता मंत्री भी हैं। ठीक, और प्रधानमंत्री दोनों ने मिलकर क्या किया है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सरकारी वर्ष 2025 IYC 2025 आप देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष जो है इसको घोषित किया गया है। ठीक, समझ गए। और ये एक जो है बहुत बड़ी बात है, सहकारिता हमारे देश के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब कैसे महत्वपूर्ण है उस पर बात करेंगे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष जो है 2025 हुआ क्या है उसके लिए बात करते हैं। ठीक, देखिए, इसकी घोषणा जो हुई है वो जून 2024 में हुई थी, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। इसका थीम जो है वो रखा गया है, सहकारिता समितियां एक बेहतर विश्व का निर्माण करती हैं। ठीक, अगर इंग्लिश में बोले तो कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। ठीक, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि जागरूकता बढ़ाना है। ठीक, पहला ये उद्देश्य था। दूसरा था विकास को बढ़ावा देना है। तीसरा है नीतियों का समर्थन करना है, नेतृत्व को प्रेरित करना है। तो पहले जो इसका उद्देश्य है उसके बारे में बात करते हैं। जागरूकता बढ़ाना, यह बताना कि सतत विकास जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, उसमें सहकारी समितियां जो है वो कितनी अहम है। उसके अलावा विकास को बढ़ावा देना, इसके तहत है कि सहकारिता पर आधारित व्यवस्था को मजबूत करना है। नीतियों का समर्थन करना, सहकारी संस्थाओं के लिए बेहतर कानून और नीतियां जो है वो बनाना। नेतृत्व को प्रेरित करना, युवाओं को सहकारिता से जोड़ना और इसमें नेतृत्व क्षमता विकसित करना। ठीक, अब इसका आयोजक कौन था? ठीक है, किसने इसका आयोजन किया था? ये किया था सहकारी संस्थाओं के प्रचार और बढ़ावा देने वाली जो समिति होती है जिसको कोपैक कहते हैं, कोपैक। ठीक, इसने जो है इसका आयोजन किया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं सहकारिता समितियां होती क्या है। ठीक है, तो सहकारी समिति जो है समान जरूरतों वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं उनका एक समूह होता है जो मिलकर आर्थिक लक्ष्यों को, यानी आपका जो इकोनॉमिक टारगेट है, ठीक है, इकोनॉमिक टारगेट है, कुछ भी आपका फाइनेंशियल टारगेट है, उसको जो है क्या करती है? मीट करती है। ठीक, प्राप्त करने की कोशिश करती है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? स्वयं सहायता, जो भी सेल्फ हेल्प वाले जो होते हैं, ठीक है, और आपसी सहयोग से जो समाज के गरीब लोगों की मदद करना चाहते हैं, वैसे को जो है
अपने संसाधनों मतलब वैसे सदस्यों को अपने साथ ये लेके आते हैं और उनके साथ जो है अपने संसाधन को ये क्या करते हैं, शेयर करते हैं, सही तरीके से उपयोग करना सिखाते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन के बारे में बात करते हैं, ICA। ठीक, देखिए सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, बहुत बड़ा योगदान है। इसकी स्थापना हुई थी 1885 में, 1885 में। ठीक है, ICA की, समझ गए। नवंबर 2024 में भारत ने पहली बार ICA के वैश्विक सहकारिता सम्मेलन की मेजबानी की थी, जिसकी थीम क्या थी। थीम देखिए, जो थीम मैं बोल रहा हूं ना वो जरूर याद रखें, कभी कभी थीम पूछ लेता है। ठीक है, तो सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती है, यही थीम था। ठीक है, कब, नवंबर 2024 में इसकी मेजबानी की थी भारत ने पहली बार, तब, समझ गए, ICA की मेजबानी की थी, समझ गए, याद रखिएगा। ठीक, क्या था थीम, सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती है, जो हमारे देश के सहकार से समृद्धि के विचार के अनुरूप था। ठीक है, अब भारत में सहकारी समितियां क्या मतलब कौन कौन सी हैं, क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो भारत में सहकारिता की जो शुरुआत होती है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट के तहत होती है 1904 में। ठीक है, वर्तमान स्थिति की बात करें तो दुनिया के 27%, लगभग 27% जो है सहकारी समितियां जो है वो कहाँ है, भारत के अंदर है। ठीक है, ये सब नोट करते जाएंगे आप नोट्स बना लेंगे। हमारे 20% नागरिक जो है सहकारी समितियों का हिस्सा है, जबकि वैश्विक औसत अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ 12% है। ठीक है, वैश्विक स्तर जो है वो 12% है। शीर्ष 3 सहकारी क्षेत्र की बात करें अगर तो आवास, डेयरी, ठीक है, और प्राथमिक कृषि ऋण समिति जो है जिसको पैक्स कहते हैं। ठीक है, ये है, समझ, सहकारी क्षेत्र शीर्ष अगर टॉप 3 की बात करें तो पैक्स। संवैधानिक स्थिति की अगर बात करें तो ठीक है, उसमें है 97 जो संविधान संशोधन अधिनियम 2011 जो हुआ था उसी के तहत जो है सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा मिला। ठीक है, अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत जो है सहकारी समितियों को मौलिक अधिकार बनाया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 43(b) में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं, ठीक है, जो आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर, तो उसमें सहकारी समितियों को बढ़ावा देने की बात कही गई है अनुच्छेद 43(b) के अंदर। नया भाग जो है 9(b), ठीक, उसको जोड़ा गया है अनुच्छेद 243 से लेके अनुच्छेद 243(ZH) से अनुच्छेद 243(ZT) तक, ठीक, जो सहकारी शासन से संबंधित है। इसमें अग्रणी राज्य की यानी जो आगे राज्य है इसमें जो सहकारी क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं उसमें अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र, ठीक, इसमें जो है 25% सहकारी समितियां हैं महाराष्ट्र के अंदर। दूसरा है गुजरात, ठीक, तीसरा है तेलंगाना, चौथा है मध्य प्रदेश और पांचवा है कर्नाटक। ठीक, इसके अलावा और भी हैं हमारे राज्य, लेकिन ये टॉप 5 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देख रहे होंगे सहकारी बैंक क्या है। ठीक, सहकारी बैंक के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो सहकारी बैंक क्या है, ये वे वित्तीय मतलब ऋण देने वाली संस्थाएं हैं, ठीक है, जो सहकारिता के आधार पर स्थापित होती है और अपने सदस्यों के स्वामित्व को यानी ऑथोरिटी को जो है मतलब उसके ऑथोरिटी में होती है। ये राज्य सरकारी जो समितियां होती हैं उसके अधीन, ठीक, अधिनियम के तहत जो है पंजीकृत होती है और भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के विनियमन के तहत भी आते हैं, यानी RBI इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, भारत में लगभग जो है 1400 शहरी सहकारी बैंक है, 1400। ये सब आंकड़ा जो है ना आप लिख लेंगे। ठीक है, सहकारी बैंक कितने हैं, कौन रेगुलेट करता है, किस अधिनियम के तहत आते हैं, ये सब आप लिखते जाएंगे। देखिए आप क्या करेंगे, हेडलाइन दे देंगे, हेडलाइन के नीचे जो है आप ऐसे बुलेट पॉइंट्स बना के ये लिखते जाएंगे, 1400 सहकारी बैंक, शहरी सहकारी बैंक, फिर उसके अलावा जो है ये अधिनियम इस विनियम के तरह RBI से रेगुलेटेड, ऐसे ऐसे लिखते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह आप नोट्स बनाते जाएंगे ताकि आपको समझ में आए। ठीक, अब इसमें जो 1400 शहरी सहकारी बैंक है उसमें भी गुजरात और महाराष्ट्र में आधे से ज्यादा है। ठीक है, अब बात करते हैं सामाजिक आर्थिक विकास में सहकारी समितियों का महत्व, क्या इंपॉर्टेंस है। तो सामाजिक सामंजस्य पहले बैठाता है, ये आपसी सद्भाव को बढ़ावा देती है, जैसे आवास समितियां निवासियों और शहरी नीतियों के बीच में जो है खाई को
ये पाटती है, कम करती है। ठीक, समाज को सशक्त बनाती है। कैसे बनाती है? एक व्यक्ति एक वोट प्रणाली समानता सुनिश्चित करती है। सामूहिक कार्रवाई से बेहतर अवसर मिलते हैं। नेतृत्व विकास होता है क्योंकि सदस्य लोकतांत्रिक रूप से अपने नेताओं को चुनते हैं। ठीक है, अब है वित्तीय समावेशन। ठीक, तो वित्तीय समावेशन कैसे होता है? किसानों को सस्ते ऋण मिलते हैं, जिससे साहूकारों पर निर्भरता जो है, जो मतलब महाजन जिनको बोलते हैं वही साहूकार बोलते हैं, जो मतलब आपको ऋण देते हैं और उस पर मोटा जो है ब्याज वसूलते हैं। तो ऐसे लोगों से जो है किसानों को क्या मिलती है? सुरक्षा मिल जाती है। ठीक है, अब है धन संबंधी असमानता कम हो जाती है। ठीक है, मतलब सामाजिक आर्थिक विकास में जो है ये भी एक रोल प्ले करता है। ठीक है, तो कम ब्याज दरों पर आपको ऋण जो है मिल जाते हैं। जो लोग हाशिए पे हैं, ऐसे लोग, उनको कम जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको ऋण मिल जाते हैं। आर्थिक मदद मिल जाती है आपको, अगर लोन मिल जाता है, आप कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़े तो। नैतिक मूल्य की भी स्थापना होती है। एकता, एक तो यूनिटी बढ़ती है। ठीक, बिलीव बढ़ता है, ईमानदारी आती है, ऑनेस्टी आती है, सहयोग को बढ़ावा मिलता है इससे। ठीक है, भारत में सहकारी समितियों के सामने चुनौतियां क्या है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे ही मैं ऐसे कोई हेडलाइन बोलता हूँ ना, भारत में सहकारी समितियों की चुनौतियां क्या है, तो आप तुरंत लिख लें। ठीक है, कि भारत में सहकारी समिति की चुनौतियां, और फिर उसके नीचे जो है आप लिखना स्टार्ट करें बुलेट पॉइंट्स, जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा। जैसे शासन संबंधी मुद्दे हैं। ठीक, पहली चुनौती सरकारी हस्तक्षेप, राजनीतिक जागरूकता की कमी और आंतरिक जो है प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है। अब सीमित पहुंच है। ठीक है, रीच नहीं है लोगों तक उतनी ज्यादा, और क्षमता भी बहुत है। क्षेत्रीय संतुलन जो है, जैसे पूर्वोत्तर का राज्य है वहां कम विकास हो रहा है, छोटी समितियां हैं। ठीक है, और एकल उद्देश्य ध्यान भी है, मतलब एक तरह का ही उद्देश्य है, दूसरे ज्यादा उद्देश्य जो है उसका फैलाव नहीं है। ठीक है, विस्तृत नहीं है। अब चुनौतियां आगे क्या है? परिचालन संबंधी चुनौतियां भी है। कमजोर लेखा परीक्षा प्रणाली और समन्वय की कमी है। ठीक, मतलब जो हिसाब किताब है वो, समझ गए, मतलब इसको चलाने के लिए जो हिसाब किताब है वो, उसकी जो प्रणाली है, सिस्टम है, वो सही से नहीं बैठ रहा है। ठीक है, एक दूसरे में जो समन्वय नहीं आ रहा है। ठीक, अब आगे क्या चुनौतियां हैं? कार्यात्मक कमजोरी है, कामकाज के विस्तार की कमी हो रही है, कुशल कार्यबल की कमी है, खराब प्रदर्शन हो रहा है, प्रबंधन भी बहुत कम, मतलब मैनेजमेंट भी ठीक से नहीं हो रहा, और डिजिटल उपकरणों से भी परिचित नहीं है लोग। ठीक, अब बात करते हैं भारत में सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए प्रमुख पहल क्या क्या किए गए हैं। ये सब तो चुनौतियां हो गई, अब पहल क्या है? ठीक है, इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं? संस्थागत जो है समर्थन दिया गया है, जैसे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC, सहकारिता मंत्रालय 2021 में स्थापित किया गया, और राष्ट्रीय सहकारिता नीति भी जो है चालू की गई। उसके अलावा और क्या समर्थन मिला है? कानूनी और शासन संबंधी सुधार हुए हैं। बहुराज्य सहकारी समितियां संशोधन अधिनियम 2023 पैक्स के लिए जो है मॉडल उपनियम भी बनाया गया है। आर्थिक और अवसंरचनात्मक विकास भी हुआ है। विकास की सबसे बड़ी जो अनाज भंडारण योजना है वो चलाई गई। 2 लाख नई पैक्स बनाए गए। ठीक है, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों की जो है स्थापना की गई, और जो व्हाइट क्रांति हुई, यानी सफेद व्हाइट रेवोल्यूशन जिसको कहते हैं, श्वेत क्रांति 2.0 जो हुआ, उसके मानक संचालन की प्रक्रिया यानी SOP जिसको कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो भी बनाया गया। ठीक, प्रौद्योगिकी और वित्तीय जो समावेशन, इस तरह की भी मतलब इनिशिएटिव किए गए। ठीक, मतलब टेक्नोलॉजी को भी लेके आया गया। ठीक है, और आपको सहायता भी किया गया। ठीक है, वित्तीय समावेशन जिसको कहते हैं। ठीक, मतलब आपको एक तरह से फाइनेंशियली सपोर्ट किया गया। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस बनाया गया NCD, राष्ट्रीय सहकारी सरकारी वित्त और विकास निगम बनाया गया NUCFDC इसको कहते हैं, और सहकारी समितियों के बीच जो है सहयोग के लिए भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOPs बनाए गए हैं। ठीक है, SOPs क्या होता है? बेसिकली एक ना ये होता है, आप समझ लो कि कोई आपने एक डायरी बना लिया जिसमें नियम कानून लिख दिए कि ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा, वही है, उसी को कहते हैं SOPs। ठीक है, ये अक्सर जो है कंपनी जो होती है, बड़ी बड़ी कंपनी, वहाँ आप SOPs देखेंगे किसी भी काम के लिए, वहाँ पे SOP होता है रखा हुआ, जो अगर कोई नहीं भी जानता है तो उस SOP को फॉलो करके ना वो काम वो कर सकता है कोई भी प्रोसीजर के तहत। ठीक है, तो हम लोग भी कहीं काम करते थे तो वहाँ पे SOPs वगैरह बनाते भी थे, और मतलब कोई ना कोई बनाता ही है। ठीक है, और फिर उसको जो है फॉलो भी करते थे। अब इसके अलावा देखते हैं इसी के अंदर भारतीय सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाना। ठीक है, संरचनात्मक सुधार करना होगा। ठीक,
कमजोर समितियों का विलय और बहुउद्देशीय समितियों को बढ़ावा देना होगा। परिचालन क्षमता में भी सुधार लाना होगा। पेशेवर जो मैनेजमेंट होती है उसको लेके आना होगा। जो ऋण है, लोन है, उसको सरल बनाना होगा। समन्वय को बढ़ावा देना होगा। आपस में जो मतलब एकता, ये इन सब चीजों को जो है मतलब मेल मिलाप जो उसको कहते हैं, ठीक, एक दूसरे के बीच जो है सहयोग है उसको बढ़ावा देना होगा। और एक तरह का जो है दक्ष प्रशासन हम होना चाहिए। रेगुलेशन के लिए जो है एक कैपेबल जो है होना चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए। क्षमता का निर्माण करना, जैसे कौशल विकास और डिजिटलीकरण करना होगा हमको, ठीक। जन जागरूकता और शिक्षा भी देना होगा, जन को जागरूक करना होगा, उस वैसे अभियान चलाने होंगे। मूल्य आधारित शिक्षा देना होगा। विधायी और शासन संबंधी सुधार करने होंगे। कानूनी ढांचा को मजबूत करना होगा। पारदर्शिता सुनिश्चित करना होगा, यानी आरटीआई के तहत लाना होगा। सीबीआई सीवीसी जांच के अंतर्गत भी लाना होगा। और आंतरिक ऑडिट प्रणाली को भी जो मजबूत करना होगा। नाबार्ड आप जानते होंगे, ठीक है, ये एक तरह का एग्रीकल्चर बैंक है, ठीक है। ये कृषि मतलब क्षेत्र में ऋण प्रदान करता है। तो नाबार्ड सहकारी शासन सूचकांक CGI को विकसित करना होगा, ठीक है, ये विकसित कर रहा है। अब अगला टॉपिक है हमारा नीति आयोग। नीति आयोग के 10 वर्ष हो गए हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे कि ये किस तरह काम करता है, इसका मुख्य काम क्या है, इसकी जो सिस्टम यानी संरचना क्या है, ठीक है, और किसके तहत ये आता है, किस मंत्रालय के तहत आता है, किसको रिपोर्टिंग करता है और कैसे क्या होता है, ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, 1 जनवरी 2025 को नीति आयोग ने अपना 10वां जो है स्थापना दिवस मनाया। कब बनाया? 1 जनवरी को, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक। 10वां स्थापना दिवस था। यानी आप ना एक ये हेडलाइन दे ले और ये बुलेट पॉइंट में आप देखे थे, 1 जनवरी स्थापना दिवस, ठीक है। नीति आयोग के बारे में बात करते हैं, बैकग्राउंड। नीति आयोग जो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको एकदम ही याद कर लेंगे क्योंकि कहीं कहीं पूछ देता है। कभी आपको क्या करेगा, ठीक है, ऊपर में क्वेश्चन लिख देगा, ठीक है, और नीति ऐसे लिख देगा, नीति आयोग, और इसका फुल फॉर्म आपको लिख देगा, ठीक है। तो 3-4 तरीके से लिख देगा। कहीं पे लिख देगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन इंडिया, ठीक, ऐसे लिख देगा। कहीं पे लिख देगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक। तो आपको फिर बोलेगा कि इसमें से सही कौन है, तो आपको ये याद होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो नीति आयोग जो है, ठीक, सरकार का एक सलाहकार निकाय है, थिंक टैंक कहते हैं इसको, ठीक है, थिंक टैंक, सोचने का काम करता है ये, ठीक है, सरकार के लिए। इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह, पहले योजना आयोग चलता था, उसकी जगह जो है इसको स्थापित किया गया 10 साल पहले ही। यह तो न तो ये जो है न तो संवैधानिक है और ना ही सांविधिक है, ठीक, ये दोनों में से कुछ नहीं है। ये सलाह के ऊपर आया था, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के तहत इसको बनाया गया, ठीक, समझ गए। अब मुख्य काम क्या है इसका, जो है इसका मेन काम क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, देश में सतत विकास लक्ष्य जो है SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है उसको हासिल करने के प्रयासों की निगरानी करना है इसको, ठीक। दूसरा क्या है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच जो प्रतिस्पर्धा होती है, ठीक है, और सहकारी जो संघवाद है उसको बढ़ावा देना है, ठीक। अब इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें कौन किस पद पे है, कौन रेगुलेट करता है, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के, ठीक। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके भी मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के जो उपराज्यपाल होते हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य कौन होते हैं, केंद्रीय मंत्री परिषद के अधिकतम जो 4 सदस्य इसके पदेन सदस्य हो सकते हैं। उपाध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा कोई भी नियुक्त हो जाए वो उपाध्यक्ष होता है, ठीक है। पूर्णकालिक सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य भी इसके अंदर होते हैं, ठीक। क्षेत्रीय परिषदें होती हैं, ये खास मुद्दों और आपात स्थितियों के लिए बनाई जाती है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है, CEO, ठीक है, एक CEO होता है इसका, ठीक, नीति आयोग का। तो भारत सरकार के सचिव रैंक का जो अधिकारी होता है एक IAS होता है, ठीक है, उसको इसका CEO बनाया जाता है जो प्रधानमंत्री द्वारा ही नियुक्त होता है, समझ गए। नीति आयोग का वो CEO होता है। नीति आयोग की उपलब्धियों के बारे में बात करें इस 10 साल में तो क्या हुआ है, तो सहकारी संघवाद में वृद्धि हुई है, केंद्र और राज्यों के बीच एक सेतु यानी ब्रिज का काम किया है, टीम इंडिया हब और आकांक्षी जिला कार्यक्रम यानी ADP के तहत जो है मतलब इसने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक।
एक सेतु निर्माण किया है राज्य और केंद्र के बीच, प्रतिस्पर्धी संवाद को मजबूत किया है, डेटा संचालित सूचकांकों और रैंकिंग जैसे राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक के माध्यम से राज्यों के बीच जो है प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया है, शासन और नीतिगत सलाह भी दिया है, एक थिंक टैंक के रूप में काम किया है, विकेंद्रीकृत शासन को बढ़ावा दिया। विकेंद्रीकृत का मतलब होता है यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि केंद्र के पास ही पूरी शक्ति है, ठीक है, राज्य के पास भी शक्ति है, अन्य राज्य के पास भी शक्तियां हैं, तो शक्तियों का जो आपस में बंटवारा होता है उसी को विकेंद्रीकृत कहते हैं। ठीक, समझ गए ना? चलिए समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो इन्होंने नवाचार, उद्यमशीलता और डिजिटल परिवर्तन को भी बढ़ावा दिया। अटल इनोवेशन मिशन जो है और नॉलेज एंड इनोवेशन हब, नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म NDAP जैसी पहल यानी इनिशिएटिव जो है इसी नीति आयोग ने ही शुरू की है। क्षेत्रीय और अंतर क्षेत्रीय सामाजिक हस्तक्षेप, उत्तर पूर्व यानी जो नॉर्थ ईस्ट का जो फोरम है, नीति फोरम है, जिसको 7E पहल कहते हैं, उसको जो है इसी ने शुरू किया है। पोषण अभियान इसी ने शुरू किया है। ठीक, सतत विकास लक्ष्य SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की निगरानी भी इसने की है। SDG इंडिया इंडेक्स के माध्यम से देश की विकास योजनाओं को SDG के अनुरूप बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लास्ट में हम देखेंगे निष्कर्ष। तो मैं देखिए इतना डिटेल में जो इसको बात कर रहा हूँ ना, तो आप इसको सिर्फ ऐसा नहीं समझिए कि आप इसका जो लाभ मिलेगा आपको इसको प्रॉफिट मिलने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ जो है आपके प्री एग्जाम में काम आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, आपके मेंस एग्जाम में भी काम आएगा। आप नोट्स बनाते चलेंगे तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप मेंस एग्जाम में भी लिख पाएंगे। ठीक है, तो मेंस एज वेल एज आपका जो प्री का एग्जाम होगा वो दोनों में आपको काम आएगा। तो हम लोग नीति आयोग के इस पे निष्कर्ष पे बात कर लेते हैं। देखिए, नीति आयोग ने भारत के नीतिगत परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता, दो राय नहीं है इसमें। लेकिन इससे अधिक प्रभावी बनाने के लिए वित्तीय स्वायत्तता और मजबूत नीतिगत परिवर्तन तंत्र की आवश्यकता है। ठीक है, निष्कर्ष यही है। ठीक, और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक हमारा लोकपाल और लोकायुक्त। ठीक, इसके बारे में बात करते हैं। जनवरी 2025 में लोकपाल संस्था ने अपना स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, तो क्यों सुर्खियों में था? सुर्खियों में इसीलिए था क्योंकि स्थापना दिवस जो है जनवरी में मनाया गया इसका। ठीक है, तो आप लोग को मैं बैकग्राउंड बता देता हूं। देखिए, लोकपाल जो है एक भ्रष्टाचार विरोधी सांविधिक निकाय है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है ना, अपने नोट्स में जरूर शामिल कर लीजिएगा कि ये सांविधिक निकाय है जिसे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत स्थापित किया गया। ठीक है, 2013 के तहत एकदम मतलब जो बातें बोल रहा हूं एकदम गौर से सुनिएगा और उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बोल रहा हूं। ठीक है, तो लोकपाल और एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के बारे में अपन लोग बात करते हैं। ठीक है, वो है क्या? यह अधिनियम जो है केंद्र के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए जो है लोकायुक्त पद बनाने का एक प्रावधान है। ठीक, प्रावधान करता है ये अधिनियम ताकि कुछ लोक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों का निवारण किया जा सके। ठीक है, जो मतलब ऐसे लोग हैं जो पब्लिक अधिकारी हैं, ठीक है, ऑफिसर्स हैं, उनके खिलाफ अगर कोई भ्रष्टाचार का आरोप आता है तो उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जा सके, जांच किया जा सके। ठीक है, तो इसी के लिए लोकपाल और लोकायुक्त बनाए जाते हैं। लोकपाल जो है वो केंद्र के लेवल पे और लोकायुक्त जो है राज्य के लेवल पे बनाए गए हैं 2013 के अधिनियम के अनुसार। अब 2016 में एक संशोधन द्वारा लोकसभा में विपक्ष के नेता न होने पर भी सबसे बड़ी विपक्षी दल के नेता को चयन समिति का सदस्य बनाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है चयन समिति जो लोकायुक्त या लोकपाल को जो नियुक्त करेंगे उसमें एक जो अपोजिट में होंगे, ठीक है, जो जिसको अपोजिशन लीडर कहते हैं, वो एक सदस्य के रूप में होंगे वहां पे। ठीक है, वो चयन करने की प्रक्रिया में शामिल होंगे। लोकपाल के बारे में बात करें तो संरचना अगर इसकी हम लोग देखें तो एक अध्यक्ष होता है, अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से आधे जो है वो न्यायिक सदस्य होंगे। ठीक है, यानी उनका बैकग्राउंड जो होना चाहिए वो न्यायिक होना चाहिए। आधे सदस्य जो है अनुसूचित जाति के होने चाहिए, आधे सदस्य जो है अनुसूचित जनजाति के होने चाहिए। तो सॉरी, आधे सदस्य के अंदर अनुसूचित मतलब आधे तो न्यायिक होने चाहिए। ठीक है, मैं फिर से बोल देता हूँ, आधे न्यायिक होने चाहिए, 8 सदस्य होंगे, मतलब 4 लोग जो होंगे वो न्यायिक बैकग्राउंड के होंगे और 4 लोग जो होंगे उनमें से अनुसूचित जाति से होंगे। ठीक है, कोई अनुसूचित जनजाति से होंगे, कोई अन्य पिछड़ा वर्ग से होंगे और कोई अल्पसंख्यक वर्ग से होंगे और एक महिला वर्ग से भी होंगे। ठीक है, तो 8 सदस्य में पता नहीं कितने लोग। खैर,
कार्यकाल कितना होगा? अध्यक्ष और सदस्य 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो है वो रहेंगे। ठीक, जो भी पहले हो जाता है उस पद पे बने रहेंगे। ठीक है, या जो पहले हो जाता है उसके अनुसार वो रिटायर कर जाएंगे। ठीक, सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी इसकी नियुक्ति। ठीक है, की जाती है, बेसिकली की जाती है बोलना चाहिए। इस समिति में प्रधानमंत्री जो है वो अध्यक्ष रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष जो है वो इसमें शामिल होंगे सदस्य के रूप में। विपक्ष का जो नेता होगा या सबसे बड़े विपक्षी दल का जो नेता होगा वो भी इसके एक सदस्य के रूप में होगा। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का, ठीक, न्यायाधीश वो होगा। और राष्ट्रपति का, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा जो है नामित एक प्रतिष्ठित न्यायविद भी इसमें शामिल होंगे। इतने लोग जो हैं शामिल होंगे। क्षेत्राधिकार क्या होगा? प्रधानमंत्री कुछ खास आरोपों को छोड़कर प्रधानमंत्री के खिलाफ भी ये एक्शन ले सकते हैं, कुछ खास आरोपों को छोड़कर। मंत्री, सांसद, ग्रुप ए, बी, सी, डी के अधिकारी और केंद्र सरकार के अधिकारी इसके अधीन आएंगे, लोकपाल के। ठीक है, शक्तियां और कार्य क्या होंगी? ठीक, तो दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान DSPE को जांच के निर्देश ये दे सकती है। दस्तावेज खोजने और जब्त करने की अनुमति जो है लोकपाल देगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है, से रिपोर्ट मांगना भी इसका काम है। और सिविल कोर्ट जैसी जो है शक्तियां इसके पास होंगी। ठीक है, मतलब कोर्ट इसको चैलेंज नहीं कर सकता है। लोकायुक्त के बारे में अब हम लोग बात करते हैं। प्रत्येक राज्य द्वारा पारित कानून के माध्यम से, अब ऐसा नहीं है जैसे वहां पे हो रहा है, ठीक ना, लोकपाल का नियुक्ति वैसा नहीं होगा लोकायुक्त का नियुक्ति। इसका कैसे होगा? अब राज्य जो है अपने हिसाब से कानून पारित करेगी और अपने हिसाब से उसके माध्यम से लोकायुक्त की स्थापना की जाती है अभी। ठीक है, इनकी संरचना कैसे होगी? योग्यता क्या होगा, कार्यकाल क्या होगा और नियुक्ति की विधि अलग अलग राज्यों में अलग अलग होगी। ऐसा नहीं है, देख रहे हैं ना, लोकपाल अलग तरीके से नियुक्त होगा और लोकायुक्त अलग तरीके से नियुक्त होगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। लोकपाल लोकायुक्त से जुड़ी जो समस्याएं हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जब अलग अलग राज्य में अलग अलग होगा तो अलग अलग नियम होंगे, तो वो नियम पे हम क्या बात कर सकते हैं? कुछ बात नहीं कर सकते। ठीक है, क्या लोकायुक्त की क्या प्रक्रिया होगी। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं लोकपाल लोकायुक्त से जुड़ी जो समस्याएं हैं। शिकायतकर्ता की सुरक्षा सबसे बड़ा जो है, जो विसिल ब्लोअर्स होते हैं, जिसको कहते हैं कि वो बताते हैं, ठीक है, किसी भी भ्रष्टाचार के बारे में आपको जानकारी देते हैं, तो उनकी सुरक्षा जो है सबसे बड़ा समस्या बना हुआ है। ठीक है, तो विसिल ब्लोअर्स के जो पर्याप्त सुरक्षा जो है उनकी नहीं हो पा रही है। अपील के लिए पर्याप्त जो है प्रावधान भी नहीं है। ठीक है, प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है। राजनीतिक प्रभाव यानी इम्पैक्ट जो है उसकी संभावना बढ़ जाती है। चयन समिति में राजनीतिक सदस्यों का शामिल होना, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन। ठीक है, अब मान लीजिए कि सारे के सारे कौन लोग हैं, ठीक है, ऐसे लोग जो बड़े बड़े पद पे हैं, खासकर राजनीतिक पद पे हैं, तो वो लोग जो है अपने खिलाफ तो एक्शन होने नहीं देंगे लोकपाल के द्वारा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो ये जो है इस तरह की संभावना व्यक्त की जा रही है, ये भी एक समस्या है। प्रधानमंत्री को जो क्षेत्राधिकार में शामिल करना है वो प्रधानमंत्री की कार्य क्षमता को कमजोर कर सकता है, ये भी एक तरह की समस्या है। ठीक है, अब प्रधानमंत्री भी इस क्षेत्राधिकार के अंदर है तो हो सकता है कि उनकी कार्य क्षमता जो है वो कमजोर हो जाए। अधिनियम के अन्य कमियां क्या है? संवैधानिक दर्जा नहीं है। ठीक है, सरकारी विभागों से जानकारी में देरी हो जाती है। 7 साल बाद शिकायत दर्ज, 7 साल बाद भी दर्ज नहीं हो पाता है। न्यायपालिका को जो है दायरे से बाहर रखा गया है। ठीक है, उनको मतलब वो अगर यहाँ पे कुछ होता है, कुछ भी यहाँ पे लोकपाल अगर तय करता है तो वो न्यायपालिका के अंडर नहीं जाता है, तो उनके दायरे से बाहर है। और लोकायुक्त की जो नियुक्ति है वो स्पष्ट नहीं है, उसका प्रावधान स्पष्ट नहीं है, क्योंकि हर राज्य जो है अपने अपने हिसाब से बनाएगा नियम और उसके तहत जो है नियुक्ति होगी। समझ गए? अब हम लोग बात करते हैं आगे क्या किया जा सकता है, आगे की राह क्या है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ARC की सिफारिश है। प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। पहले तो ये संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, वित्तीय स्वायत्तता देना चाहिए, यानी लोकपाल का कार्य जो है वो बेहतर होगा। शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना चाहिए, अधिकार के अत्यधिक जो है केंद्रीकरण को रोकना चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं कि सारी की सारी शक्ति जो है वो लोकपाल के अंदर ही हो।
ठीक, उसका जो है विकेंद्रीकृत होना चाहिए और लोगों को ही मिलना चाहिए। 11वीं अखिल भारतीय लोकायुक्त सम्मेलन 2012 की सिफारिशों के अनुसार लोकायुक्त को नोडल एजेंसी बनाना चाहिए। ठीक है, राज्य स्तरीय जांच एजेंसियों पर मजबूत क्षेत्राधिकार होना चाहिए। नौकरशाहों को जो है दायरे में लाना चाहिए। तलाशी और जब्ती की जो शक्तियां हैं वो भी देनी चाहिए लोकायुक्त को। प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता भी देनी चाहिए और सरकारी वित्त प्राप्त करने वाले एनजीओज को दायरे में लाना चाहिए। अब निष्कर्ष की बात करें तो हमें नए कानून बनाने के बजाय मौजूदा कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको ECI भी कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, और इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग जो है ECI ने हाल ही में अपनी स्थापना का जो है 75वां वर्ष मनाया है, इसीलिए ये सुर्खियों में था। ठीक है, 75वां वर्ष। ठीक, तो 75 वर्ष पहले जो है ECI की स्थापना हुई थी 25 जनवरी को। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है, समझ गए। 25 जनवरी को भारतीय निर्वाचन आयोग भी स्थापित हुआ था और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। ठीक, भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में बैकग्राउंड की बात करते हैं तो उत्पत्ति हुई थी इसकी। ECI एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। उत्पत्ति की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। 2011 से हर साल 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। संवैधानिक प्रावधान क्या है? भारतीय संविधान के भाग कितने में? 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनावों से संबंधित जो प्रावधान है वो इसी मतलब इलेक्शन कमीशन का ही उसमें जिक्र है। ठीक है, वैधानिक प्रावधान क्या है? निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, सेवा शर्तों और कार्यकाल से संबंधित नियम जो है वो वैधानिक प्रावधान के अंदर आते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, उनकी नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल अधिनियम 2023 के द्वारा तय किए जाते हैं। मुख्य भूमिका क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाएं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिएगा, मुख्य भूमिका इनकी जरूर लिखिएगा। पूछा गया था एक साल, ठीक है, कि इलेक्शन कमीशन किस किस के जो है इलेक्शन करवाती है। तो इलेक्शन कमीशन लोकसभा का जो इलेक्शन होता है, राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है, ठीक, और राज्य विधानसभा के जो इलेक्शन होते हैं वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है। राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो भी, और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो भी। समझ गए? तो ये कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये लिख लीजिएगा, ठीक। संरचना क्या है इसकी, जो मतलब इसकी बनावट कैसी है? तो वर्तमान में एक मुख्य न्याय जो है क्या रहेगा? निर्वाचन आयुक्त रहेगा, जिसको चीफ इलेक्शन कमीशन कहेंगे, ठीक है, CEC, ठीक। एक वो होंगे और उसके अलावा 2 इलेक्शन कमीशन होंगे, ठीक है, समझ गए? उसके अलावा 2 और निर्वाचन आयुक्त होंगे, समझ गए? 1993 से आयोग में CEC के साथ 2 अतिरिक्त इलेक्शन कमिश्नर जो है स्थायी रूप से कार्यरत होते हैं, ठीक। ये कब हुआ? 1993 से हुआ। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 2023 के प्रमुख प्रावधान क्या है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो 2023 का अधिनियम 1991 के अधिनियम की जगह लेता है और ECI को यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अधिक स्वायत्तता देता है, ठीक है, उसको शक्ति देता है, पावर देता है। योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए? तो भारत सरकार के सचिव के समकक्ष जो है पद पर रहा हुआ व्यक्ति ही क्या होता है? इलेक्शन कमिश्नर होता है। ईमानदारी का एक रिकॉर्ड होना चाहिए और चुनाव प्रबंधन का भी उसको अनुभव होना चाहिए, ठीक है। खोज समिति ने जो है कानून और न्याय मंत्री की अध्यक्षता में चयन के लिए 5 उम्मीदवारों की सूची तैयार की थी, ठीक। चयन समिति में कौन कौन होगा? कौन अब इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव करेगा? तो प्रधानमंत्री जो है वो अध्यक्ष होगा चयन समिति का। लोकसभा में विपक्षी दल का जो नेता होगा वो होगा चयन समिति में, ठीक है। और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री जो है उसमें शामिल होगा, यानी 3 लोगों का जो है ये चयन समिति होगा। ये राष्ट्रपति को योग्य उम्मीदवारों की सिफारिश करते हैं, ठीक। तो पिछली बार जो है ना हुआ था एक जो है इशू हो गया था। हुआ ये था कि जो प्रधानमंत्री हैं और उनके द्वारा कोई जो नियुक्त किया गया मंत्री था, इन दोनों ने मिलकर एक लिस्ट निकाल दी थी जिसकी जानकारी जो है विपक्ष के नेता को थी ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि 2:1 का हो गया रेशियो। आप देखेंगे तो एक तरफ 2 है, एक तरफ 1 है। तो इस पे जो है राष्ट्रपति ने क्या किया? इलेक्शन कमिश्नर को जो है हायर कर दिया, ठीक है। तो ये भी होता है, थोड़ा सा इशू है,
कार्यकाल जो होता है वो इलेक्शन कमिश्नर का वो 6 वर्ष होता है या तो 65 वर्ष की आयु तक होता है। जो भी पहले होगा उसमें जो है उसके हिसाब से उनकी जो है नियुक्ति की जाती है और उससे पहले ही वो रिटायर हो जाते हैं। वेतन जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होगा, ठीक है। त्याग पत्र या निष्कासन कैसे होगा? इलेक्शन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह ही हटाया जा सकता है, ठीक है। यानी उनके खिलाफ जो है एक पहले आपको संसद के अंदर क्या लाना पड़ेगा, एक आपको प्रस्ताव लाना पड़ेगा जिसको पारित करवाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रावधान किए गए हैं, ठीक है, समझ गए। जबकि इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं उनको हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश की आवश्यकता होगी। यानी चीफ इलेक्शन कमीशन को जो है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तरह हटाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे वो प्रस्ताव लाना पड़ेगा संसद के अंदर, फिर उसको पारित करवाना पड़ेगा एक मेजोरिटी के तहत, फिर जाके जो है वो हटेंगे। लेकिन अगर वहीं इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं उनको अगर हटाना पड़े, जो 2 हैं, ठीक है, 3 लोग हैं टोटल, तो 2 लोग जो है उनको सिर्फ और सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो है रिक्वेस्ट पे ही हटा दिया जा सकता है, निष्कासित किया जा सकता है, ठीक है, उनकी सिफारिश पे ही, समझ गए। तो इसका मतलब क्या है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंडर ही ये दोनों रहते हैं, समझ गए। कानूनी संरक्षण कैसा है? तो आधिकारिक क्षमता में किए गए कृत्यों या बोले गए शब्दों के लिए नागरिक या आपराधिक कार्यवाही से सुरक्षा प्राप्त होती है, ठीक है। अगर आपके अधिकार क्षेत्र में कुछ है, आप कुछ भी करते हैं, अपने क्षमता का इस्तेमाल करते हैं या कोई भी बात बोलते हैं, ठीक है, तो आपको किसी भी तरह का जो नागरिक आपराधिक क्षेत्र है उससे आपको सुरक्षा मिलती है, ठीक है। अब इलेक्शन कमिश्नर के समक्ष चुनौतियां क्या है? पूर्ण स्वायत्तता की कमी है अभी भी, चयन प्रक्रिया में सरकारी प्रतिनिधियों का बहुमत है, ठीक, और इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं, ठीक, उनका निष्कासन जो है वो सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश पर है। तो ये भी एक जो है चुनौती है। सेवानिवृत्त जो हो जाते हैं उसके बाद जो रोजगार पर चुप्पी और स्वतंत्र कर्मचारियों की कमी है, ठीक। परिचालन संबंधी मुद्दे भी है इसमें चुनौती का कारण। जो सीमित शक्तियां इनके पास रहती हैं, राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति जो है इनके पास नहीं होता है। मतदाता सूची प्रबंधन यानी मैनेजमेंट में भी समस्या आती है। चुनावी जो नकदी देना, बूथ कैप्चरिंग, ये सब जो होता है ये भी एक तरह की समस्या है। और समावेशिता व वोटर जो टर्न आउट है वो भी एक तरह की समस्या है इनके सामने। सुरक्षा संबंधी चिंताएं क्या है? तो राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में मतदाताओं और उम्मीदवारों और अधिकारियों की सुरक्षा जो है इनकी बहुत बड़ी जो है चिंताएं हैं। उभरती हुई चुनौतियां क्या है? सोशल मीडिया, गलत सूचना, फेक न्यूज, एआई जनित डीप फेक कोई इमेज है, तो ये जो है उभरती हुई चुनौतियों के तहत आ रहा है इलेक्शन कमिश्नर के सामने। तो ईसीआई की प्रमुख पहल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम 1977 में संकल्पना लाई गई थी, 1982 में इसका परीक्षण किया गया था, ठीक है। व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी, स्वीप जिसको कहते हैं, वो भी इनिशिएटिव किसने लाया था? ईसीआई ने, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने। 2009 में शुरू हुआ था मतदाता शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए। अब सी विजिल कहते हैं, सी विजिल ऐप भी ये लेके आए हैं। 2018 में नागरिकों को आदर्श आचार संहिता एमसीसी जिसको कहते हैं, ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिसको कहते हैं, उसके उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए ये ऐप बनाया गया था। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रॉल यानी वीवीपैट जिसको कहते हैं, ठीक, इसका भी आप लोग जो है फुल फॉर्म याद रखिएगा, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक, वीवीपीएटी, वीवीपैट इसको कहते हैं। 2013 में शुरू हुआ था पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी को। राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धिकरण और प्रमाणीकरण कार्यक्रम, ठीक है, नरपाप कहते हैं इसको, ठीक, NERPAP 2015 में लॉन्च हुआ था त्रुटि मुक्त मतदाता सूची बनाने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी लिया। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज, ई वेब इसको कहते हैं, ठीक है, सॉरी ई वेब नहीं, ए वेब कहते हैं, और कॉमनवेल्थ इलेक्टोरल नेटवर्क सन कहते हैं, इसकी स्थापना के सदस्य के रूप में भी जो है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया था, ठीक। अब इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए आगे की राह क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो
स्वायत्तता यानी पावर्स की जो है सुनिश्चितता बढ़ानी होगी, ठीक है, सुनिश्चित करना होगा। पारदर्शी तरीके से नियुक्ति होगी। सुप्रीम कोर्ट के 2013 के फैसले यानी अनूप वर्णवाल बनाम भारत संघवाद जो हुआ था उसका पालन करना चाहिए, जिसमें कॉलेजियम प्रणाली की वकालत की गई थी। इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए सुरक्षा, एक तो इलेक्शन कमिश्नर्स जो है उनको हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों जैसी ही होनी चाहिए, ठीक, मतलब सेम चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के ही तरह होनी चाहिए। सेवानिवृत्ति के बाद कोई लाभ नहीं होगा, ठीक है, सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी सरकारी पद से वंचित किया जाना चाहिए इनको, ठीक। अभी ऐसा क्या हो रहा है कि सेवानिवृत्ति के बाद क्या बन रहा है, कोई भी किसी भी सरकारी पद पे जाके काम कर रहे हैं, जैसे जाके संसद बन जा रहे हैं या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जा रहे हैं, तो इन सब चीजों से जो है थोड़ा सा इनको अलग रखना पड़ेगा। स्वतंत्र सचिवालय, मतलब इससे क्या होगा, देखिए इस तरह से क्या होगा कि कोई भी राजनीतिक दल आपको जो है लाभ दे सकता, मतलब लोभ दे सकता है। आप इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, तो आपको बोल सकता है कि भाई हमारे पक्ष में कर दो, हमें जिता दो, हम तुमको फलाना बना देंगे, ठीक है, रिटायरमेंट के बाद क्या करोगे, हम बना देंगे। तो इस तरह से चीजें हो सकती है, तो फिर वो जो है निष्पक्षता नहीं रह जाएगी, समझ गए, इसीलिए कह रहे हैं सेवानिवृत्ति के बाद कोई लाभ नहीं। स्वतंत्र सचिवालय इनका बनाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए एक स्थायी सचिवालय की स्थापना करनी चाहिए। चुनावी संचालन में सुधार होना चाहिए। आदर्श आचार संहिता जो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसको कानूनी रूप देना चाहिए। भागीदारी पूर्ण चुनाव सुनिश्चित करना चाहिए। मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसको आरवीएम कहते हैं उसका संचालन, जिससे घरेलू प्रवासी भी वोट दे सके, ठीक। एक उम्मीदवार को एक निर्वाचन क्षेत्र तक सीमित करना चाहिए। उभरती चुनौतियों से निपटना चाहिए। कैसे? तकनीक से संचालित चुनाव, सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा और डीप फेक का पता लगाने के लिए एआई का उपयोग करना चाहिए। फर्जी मतदान को रोकना चाहिए। आधार से जुड़े मतदाता पहचान पत्रों के साथ चेहरे की पहचान को एकीकृत करना चाहिए। चुनावी शोध केंद्र, चुनावी संबंधी शोध, नवाचार यानी इनोवेशन और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अगली टॉपिक की। अगला टॉपिक है हमारा इंटरनेट और लास्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है, इस डिस्कशन का, इस डिटेल डिस्कशन का, ठीक। इंटरनेट शटडाउन, ठीक। तो ये है क्या और क्या इसका बैकग्राउंड है, क्या इसके प्रावधान है, ये सब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर द्वारा प्रतिबंधित इंटरनेट शटडाउन ट्रैकर के आंकड़ों के अनुसार भारत में 2024, ठीक है, 2024 में अकेले 60 बार मोबाइल इंटरनेट शटडाउन हुआ, जो पिछले 8 वर्षों में सबसे कम है। 2023 में जहां 96 थी इसकी संख्या, मणिपुर और जम्मू कश्मीर में कम इंटरनेट शटडाउन लगाए जाने के कारण इस आंकड़े में कमी आई है, ठीक है। अब भारत में इंटरनेट शटडाउन के प्रावधान क्या है? दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी जिसको कहते हैं 1973 के तहत 2017 तक इंटरनेट शटडाउन मुख्य रूप से सीआरपीसी की धारा 144 के तहत लागू की जाती थी, ठीक है, ठीक। कर्फ्यू लागू हो जाता था तब। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, ठीक, अंग्रेजों के टाइम के सब देख रहे हैं आप, सीआरपीसी ये तो फिर भी 1973 है, ये 1885। तो 2017 में संशोधित किया गया। यह दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन यानी सार्वजनिक आपातकाल और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जो है लाया गया था, ठीक। इसका मतलब संशोधन किया गया था। 2017 नियमों के तहत 15 दिनों तक इंटरनेट बंद करने की अनुमति देता है। शटडाउन के लिए आधार क्या होना चाहिए? पब्लिक इमरजेंसी या सार्वजनिक सुरक्षा के आधार पर जारी किए गए जा सकते हैं। हालांकि इनकी परिभाषा अधिनियम में नहीं दी गई है। आदेश जारी करने का वाला पदाधिकारी कैसा होना चाहिए? केवल संघ राज्य गृह सचिव द्वारा ही जारी किया जा सकता है, ठीक है। आदेश की समीक्षा कैसी मतलब होनी चाहिए? 5 दिनों के भीतर राष्ट्रीय राज्य स्तर पर कैबिनेट सचिव, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समीक्षा समिति जो है द्वारा इसकी समीक्षा की जानी चाहिए कि ये जो इंटरनेट शटडाउन लगाया गया था सही लगाया गया था, गलत लगाया गया था, ठीक है। अनुच्छेद 19 के तहत, अनुच्छेद 19(2) में जो है सरकार को राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था आदि के लिए वाक एवं अभिव्यक्ति यानी जो हमारी अपनी एक्सप्रेशन की जो को फंडामेंटल राइट्स है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध जो है लगाने की अनुमति देता है। क्या? अनुच्छेद 19(2), ठीक है, उसी के अंदर, समझ गए, जो फंडामेंटल राइट्स है उसी के अंदर ये प्रावधान है। इंटरनेट शटडाउन के पक्ष में तर्क क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा, उग्रवाद को रोकने के लिए पहला तो ये तर्क है, जैसे जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद अलगाववादी प्रचार को रोकने के लिए किया गया। दूसरा तर्क क्या है? सांप्रदायिक हिंसा और जातीय संघर्षों पर रोक लगाना, जैसे मणिपुर में जातीय संघर्षों के बाद जो है हिंसा
पे रोक लगाने के लिए इंटरनेट शटडाउन किया गया। गलत सूचना, हेट स्पीच और फेक न्यूज पर रोक लगाना, जैसे दिल्ली में दंगे शुरू हो गए थे, ठीक है, उसके दौरान क्या हुआ था, हेट स्पीच फैलाए गए थे, गलत सूचना दिया गया था, ठीक है, कॉल पे या पुलिस को भी बहुत सारे गलत सूचना मिले, फेक न्यूज भी फैलाए गए, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी, ठीक है। तो CAA जो मतलब आपका कानून हुआ था, ठीक है, ठीक, मतलब जो लाया था केंद्र सरकार ने, और कृषि बिल जो आया था जिसके खिलाफ जो है पंजाब में किसान, हरियाणा में किसान जो प्रदर्शन हो रहे थे, ठीक, उसको बनाए रखने के लिए भी क्या करना है, इंटरनेट शटडाउन कर देना है, व्यवस्था बनाए रखने के लिए। परीक्षाओं में धोखाधड़ी पे कम मतलब जो है अंकुश लगाने, कम अंकुश नहीं, मतलब धोखाधड़ी पे अंकुश लगाने के लिए भी जो है इंटरनेट शटडाउन होता है। जैसे राजस्थान में क्या हुआ था, रीट परीक्षा के दौरान हुआ था, ठीक है। इंटरनेट शटडाउन के विपक्ष में तर्क, अब उसके खिलाफ तर्क है। आर्थिक प्रभाव, ठीक, मतलब इकोनॉमी इंपैक्ट होता है। एक्सेस नाउ की रिपोर्ट के अनुसार 2023 की पहली छमाही में भारत को शटडाउन की वजह से लगभग कितने $2 बिलियन का नुकसान हुआ था। बेरोजगारी बढ़ गई थी, ठीक है। महिलाओं पर प्रभाव और मानव अधिकारों का हनन होता है। अपराधों की रिपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। सूचना तक पहुंच और वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 19 के तहत मिल गई है, उस पर प्रतिबंध लग जाता है, ठीक है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो गया। मीडिया और प्रेस की स्वतंत्रता पर समझौता हो जाता है। पत्रकारों को रिपोर्टिंग में कठिनाई आती है, ठीक, उसका सामना करना पड़ता है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में जो है व्यवधान आ जाता है। ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, आपातकालीन सेवाएं जो है वो बाधित हो जाती है। तो $2 बिलियन का जो है नुकसान हुआ था शटडाउन के कारण। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशें क्या है, ठीक, रिपोर्ट को देखते हैं। दूरसंचार सेवाओं को देखते हैं। इंटरनेट का निलंबन और इसका जो इम्पैक्ट हुआ है 2021 के तहत उसको देखते हैं, ठीक है। तो सर्वोत्तम वैश्विक पद्धतियों को अपनाना चाहिए। अन्य लोकतांत्रिक देशों में इंटरनेट शटडाउन जो है नियमों का एक जो है एनालिसिस करना चाहिए कि किस तरह, और दूसरे लोकतांत्रिक देश हैं वहां इंटरनेट शटडाउन का क्या प्रावधान है। निलंबन के आधार होने चाहिए। इंटरनेट सेवाओं के निलंबन के आधार से संबंधित परिभाषा होनी चाहिए, उसका मापदंड होना चाहिए, ठीक। अनुपातिकता की सिद्धांत होना चाहिए। गृह मंत्रालय के साथ समन्वय में अनुपातिकता के सिद्धांत और शटडाउन को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करनी चाहिए, ठीक। समावेशी समीक्षा समिति होनी चाहिए, ठीक, समीक्षा समिति होने। सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं, सार्वजनिक सदस्य कोई है, उनको शामिल करना चाहिए समीक्षा समिति के अंदर, ठीक, ताकि अधिक समावेशी बन सके। सेवाओं पर चुनिंदा प्रतिबंध, संपूर्ण इंटरनेट प्रतिबंध के बजाय कुछ सेवाओं के उपयोग पर सीमित प्रतिबंध लगाने चाहिए, ठीक, इस तरह की नीति तैयार करनी चाहिए। इंटरनेट शटडाउन की प्रभाविता, ठीक है, इम्पैक्ट क्या होता है। सार्वजनिक सुरक्षा, एक तो उस पर इम्पैक्ट होता है। आपात स्थितियों से निपटने में इंटरनेट शटडाउन के प्रभाव होते हैं, ठीक। आपात स्थिति से नहीं निपटा जा सकता, इंटरनेट ही नहीं है, ठीक, मतलब किसी तरह से किसी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, ऑनलाइन कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, उसकी प्रभाविता का जो है मूल्यांकन करना चाहिए, ठीक। तो दोस्तों आज हमने इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पे विचार जो है एकदम बहुत ही विस्तार से किया और बहुत ही विस्तार से चर्चा हुई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा। नेक्स्ट पार्ट फिर से हम लोग जनवरी मंथ का ही करेंगे, ठीक है, और कुछ उसमें शॉर्ट्स न्यूज़ जो है, मतलब जो छोटे छोटे न्यूज़ है, ठीक है, उसको हम लोग जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे और दूसरे सेक्शन की ओर बढ़ेंगे और जितना जल्दी हो इस सप्ताह के अंदर जनवरी मंथ का आपका करंट अफेयर जो है कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट में पूछिए, ठीक। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आप लोगों का शुक्रिया। और मेरा नाम है प्रिंस, मैंने ही इसको बनाया है। धन्यवाद।